पहलगाम हमले के बाद अपनी सियासत चमकाने के लिए कांग्रेस ने एक के बाद एक बड़ी गलतियां करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ एक लहर तो बनी ही, उसके साथ ये दूसरे विपक्षी दल भी उसके खिलाफ हो गए। हद तो तब हो गई जब कांग्रेस ने पीएम मोदी का एक पोस्टर ऐसे जारी किया जिसमें उनके सिर और हाथ को नहीं दिखाया गया और कैप्शन में लिख दिया गया गायब। हर बड़े मौके पर ऐसे ही गायब हो जाते हैं। इस पोस्टर के जारी होने के बाद बीजेपी तो कांग्रेस पर भड़की ही, खुद कांग्रेस में हड़कंप मच गया और फिर आनन फानन में इस पोस्टर को डिलीट कर दिया गया। बड़ी बात ये कि ये सब तब हुआ जब एक दिन पहले ही कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान ही कांग्रेस का आधिकारिक बयान होगा। मतलब कांग्रेस के दूसरे नेता चाहे वो किसी पद पर भी क्यों ना हो, उनका बयान महज उनकी राय हो सकता है, वह कांग्रेस का बयान नहीं होगा। मतलब साफ है कि कांग्रेस का अपने ही नेताओं की जुबान पर भरोसा नहीं रहा। इन नेताओं में सीएम से लेकर पार्टी के बड़े नेता और CWC के सदस्य तक हैं, जिनके बयानों से कांग्रेस की लगातार फजीहत हो रही है। जयराम रमेश ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जो विचार प्रस्तुत किए वही पार्टी का स्टैंड है। इन सब से संवेदनशील समय में जैसे जैसे स्थिति विकसित होगी, कांग्रेस कार्य समिति की कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी पार्टी की स्थिति को करेंगे। लेकिन जयराम रमेश के इस बयान के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज ने कहा कि पाकिस्तान के लिए सिंचाई और पीने के पानी बहुत ज़रूरी है। अगर नदी के पानी को डाइवर्ट नहीं किया गया तो पंजाब और जम्मू कश्मीर पूरी तरह से डूब जाएंगे। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्धों के बाद भी बनी हुई है। ये जल संधि पाकिस्तान की जीवन रेखा है। अगर पाकिस्तान ये स्टैंड लेता है कि पहलगाम हमले में उनका हाथ नहीं है तो हमें पाकिस्तान की बात मान लेनी चाहिए। लेकिन इस बयान के तुरंत बाद सैफुद्दीन सोज अपने बयान से ये कहकर पलट गए कि उनका बयान के गलत मतलब निकाले गए। इसके पहले कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने कहा था कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होना ही चाहिए था, लेकिन वे तब बिहार के चुनाव प्रचार पर थे। उन्होंने कहा कि सवाल तो उठता है कि उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। वे लोगों को टोपी पहना रहे हैं। हम तो मानते हैं कि युद्ध की कोई ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ कड़े कदम उठाने होंगे, सुरक्षा बढ़ाने की ज़रूरत है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि 22 अप्रैल को हुआ आतंकी हमला विभाजन के अनसुलझे सवालों का नतीजा था। उन्होंने कहा था कि आज तक हम उस बंटवारे के नतीजों के साथ जीने को मजबूर हैं। आज के हिंदुस्तान में क्या एक मुसलमान को लगता है कि उसे स्वीकार किया जाता है? क्या एक मुसलमान को लगता है कि उसका सम्मान हो रहा है? हमें सवालों के जवाब खोजने चाहिए। किसी भी मुसलमान से पूछेंगे तब भी जवाब मिल जाएगा। विधानसभा चुनाव हारने के बाद से पंजाब भाग गए मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। शराब घोटाला मामले में करीब 2 साल तक जेल की हवा खाने वाले मनीष सिसोदिया और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पकड़े गए सत्येंद्र जैन फिलहाल जमानत पर हैं, लेकिन अब इन दोनों पर गिरफ्तारी की तलवार एक बार फिर से लटक गई है। असल में मामला दिल्ली में हुए 2000 करोड़ के क्लासरूम घोटाले का है और इस पूरे मामले में इन दोनों आम आदमी पार्टी वरिष्ठ नेताओं पर अब कथित क्लासरूम घोटाला के केस में कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने सरकारी स्कूलों में नए क्लासरूम निर्माण में 2000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कही है और तत्कालीन शिक्षा मंत्री सत्येंद्र जैन और PWD मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ACB के चीफ मधुर वर्मा ने FIR दर्ज होने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि CVC के चीफ टेक्निकल एग्जामिनर की रिपोर्ट में प्रोजेक्ट में कई विसंगतियां पाई गई और रिपोर्ट को लगभग 3 साल तक दबाए रखा गया। सक्षम प्राधिकारी से धारा 17A POC अधिनियम के तहत इजाजत मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया। ACB की ओर से जारी बयान में कहा गया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के शासनकाल के दौरान 12,748 कक्षाओं भवनों में निर्माण में 2000 करोड़ से ज़्यादा का भारी घोटाला किया गया। क्लासरूम बनाए जाने में लगभग 5 गुना ज़्यादा खर्च किया गया। उन्होंने 34 ठेकेदारों को काम दिया, जिसमें ज़्यादातर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। परियोजना जून 2016 तक पूरी होनी थी, लेकिन समय सीमा और लागत दोनों का उल्लंघन किया गया। आरोप है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का मूल लागत में भारी बढ़ोतरी की। इतना ही नहीं, कम जीवन काल वाले SPS स्ट्रक्चर की लागत भी स्थायी RCC स्ट्रक्चर जितनी रखी गई। कथित तौर पर परियोजना को आम आदमी पार्टी से जुड़े कुछ ठेकेदारों को दिया गया था। महत्वपूर्ण विचलन और लागत वृद्धि देखी गई और निर्धारित समय कथित के भीतर एक भी काम पूरा नहीं हुआ।
एसीबी का कहना है कि दिल्ली में 12,748 कक्षाएं अत्यधिक लागत पर बनाई गई। सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर की आयु केवल 30 साल होती है, जबकि आरसीसी की अवधि की लगभग 75 साल। लेकिन जानबूझकर स्कूलों में एसपीएस कक्षाएं आरसीसी की लागत पर बना दी गई, जिससे कोई वित्तीय लाभ नहीं मिला और इस काम के लिए सलाहकार और आर्किटेक्ट को बिना उचित प्रक्रिया के नियुक्ति किया गया। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि सीवीसी की रिपोर्ट में कई अनियमितताएं पाई गई, लेकिन उसे लगभग 3 साल तक दबाकर रखा गया। सक्षम प्राधिकारी की धारा 17A पीओसी अधिनियम के तहत अनुमति मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया। भाजपा नेता हरीश खुराना, कपिल मिश्रा, नीलकंठ बख्शी आदि ने स्कूल कक्षाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत की थी। एसीबी ने बताया कि दिए गए टेंडर के अनुसार एक स्कूल के कमरे के निर्माण के एकमुश्त लागत लगभग 24,86,000 रुपये है प्रति कमरा, जबकि दिल्ली में ऐसे कमरे आमतौर पर लगभग 5 लाख रुपए प्रति कमरे में बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा यह आरोप लगाया गया कि परियोजना 34 ठेकेदारों को दी गई थी, जिनमें से अधिकांश कथित तौर पर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाहें सिर्फ पाकिस्तान से निपटने पर ही नहीं हैं, बल्कि उनकी पूरी नज़र देश की सियासत पर भी है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी सहित लालू यादव, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जिस झुनझुने को बजा रहे थे, पीएम मोदी ने एक झटके में वो झुनझुना ही तोड़ फेंका। अपनी जाति पहचान को छिपाकर राहुल गांधी पूरे देश में सबकी जाति पूछ रहे हैं और अखिलेश यादव पीडीए की गिनती करने में बिजी हैं। लेकिन एक झटके में ही मोदी सरकार ने जनगणना में जातीय जनगणना करवाए जाने का ऐलान करके सबको चौंका दिया। 1947 के बाद से जातीय जनगणना के बदले जातीय सर्वे करवाने वाली कांग्रेस के लिए मोदी सरकार का ये फैसला किसी बड़े झटके से कम नहीं। कैबिनेट ने जाति जनगणना को मंजूरी देकर एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला। इससे कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी के हाथ से उनका सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा फिसलता नजर आ रहा है। लंबे समय से राहुल गांधी और विपक्ष जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बीजेपी पर हमलावर था, लेकिन अब एनडीए सरकार के इस कदम से सियासी समीकरण तेजी से बदल सकते हैं। खासकर बिहार चुनाव में हालात बदल सकते हैं। विपक्ष का कहना है कि जाति जनगणना होगी तो समाज में किस जाति के लोग कितने हैं उसके बारे में डिटेल में पता चल सकेगा। इससे आरक्षण का लाभ उन्हें दिया जा सकेगा। विपक्ष हमेशा से कहता रहा है पिछड़ों की संख्या ज्यादा है, लेकिन उनकी भागीदारी उतनी नहीं। राहुल गांधी हर सभा में कहते रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो जाति जनगणना करवाएंगे और आरक्षण की 50% की सीमा को पार कर जाएंगे। अब पीएम मोदी ने बड़ा दांव चलते हुए विपक्ष से ये मुद्दा छीन लिया। जाति जनगणना होने से किस जाति के कितने लोग हैं उसके बारे में पता चल सकेगा। अगर पिछड़ी जाति के ज़्यादा लोग हैं तो उन्हें ज़्यादा आरक्षण देने का दबाव बनेगा। अभी कई ऐसी जातियां हैं जिसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, उन्हें भी फायदा होगा। अब तक सामाजिक आर्थिक जनगणना होती थी, लेकिन पहली बार जाति जनगणना होगी। इससे देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आएगा। खासकर हिंदी पट्टी क्षेत्रों में बदलाव होगा। बिहार, जहां जातीय राजनीति की गहरी पकड़ है, वहां ये फैसला निर्णायक साबित हो सकता है। एनडीए को पिछड़े वर्गों में बढ़त मिल सकती है, खासकर उन वोटर्स में जो अब तक कांग्रेस या क्षेत्रीय दलों के साथ रहे हैं। इस फैसले के बाद आरजेडी और कांग्रेस को रणनीति बदलनी होगी, क्योंकि बीजेपी ने उनके मुख्य चुनावी एजेंडे को खुद ही आगे बढ़ा दिया। नीतीश कुमार की जेडीयू भी जाति जनगणना की वकालत कर रही थी। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू का तालमेल और मजबूत हो सकता है। राहुल गांधी जाति बचाओ अभियान के जरिए सामाजिक न्याय की राजनीति को धार देने की कोशिश कर रहे थे। अब मोदी सरकार के फैसले से उनकी ये रणनीति कमजोर हो सकती है। उन्हें नए नैरेटिव और मुद्दों की तलाश करनी होगी। इसके बाद अन्य राज्यों में भी जाति जनगणना की मांग जोर पकड़ेगी। केंद्र की सामाजिक नीति में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। आरक्षण की समीक्षा और विस्तार पर नई बहस शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया। उन्होंने कहा कि 1947 के बाद से जाति जनगणना नहीं की गई। कांग्रेस ने जाति जनगणना की जगह जाति सर्वे कराए। यूपीए सरकार में कई राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से जाति सर्वे किए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जाति की जनगणना मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। पीएम मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट ने फैसला किया कि जाति जनगणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित करके किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने सिर्फ अपने लाभ तक के लिए सीमित रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जस्टिस यशवंत वर्मा के आवाज से नोटों की बोरियां मिलने और फिर वक्फ कानून को लेकर जिस तरह से विवाद शुरू हुआ, उसके बाद से कोलेजियम सिस्टम एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। कोलेजियम सिस्टम की तरह जजेस की नियुक्ति तो पहले ही सवालों के घेरे में थी, लेकिन इन घटनाओं के साथ ही तमिलनाडु मामले में राष्ट्रपति को निर्देश देने और फिर उनके अधिकारों पर कैंची चलाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये विवाद चरम पर जा पहुंचा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की आपत्तियों के बाद तो मामला बेहद गर्म हो गया, लेकिन कोलेजियम सिस्टम पर फिर से सोचने की जगह सुप्रीम कोर्ट उसे अपना विशेषाधिकार मानने लगी। यही वजह है कि कोलेजियम सिस्टम का नाम सुनते ही सुप्रीम कोर्ट का पारा चढ़ जाता है, और यही वजह है कि जब ये मामला सीजीआई खन्ना के पास आया तो भरी अदालत में एक वकील पर वे भड़क गए। ये तब हुआ जब वरिष्ठ वकील ने कोलेजियम प्रणाली को चुनौती देने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने की मांग की। दरअसल वकील मैथ्यूज नेदुम्परा सीजीआई खन्ना के सामने 2022 में दायर एक रिट याचिका का उल्लेख कर रहे थे, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली को समाप्त करने और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को पुनर्जीवित करने की मांग की गई थी। इस दौरान नेदुम्परा ने सीजीआई से कहा कि हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, कृपया देखें कि क्या हो रहा है। सीजीआई चंद्रचूड़ से इसे 3 बार सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन फिर भी इस देश के लोगों को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने भी ये कहा और यही देश की जरूरत है, हम इसकी मांग करते हैं। इस पर सीजीआई संजीव खन्ना भड़क गए। उन्होंने अधिवक्ता मैथ्यूज नेदुम्परा को फटकार लगाई और उनसे अदालत में राजनीतिक भाषण देने से परहेज करने को कहा। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीजीआई खन्ना ने कहा कि कृपया मेरे मुंह में शब्द न डालें और यहां अदालत में कोई राजनीतिक भाषण न दे। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने यह कहते हुए यही याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया था कि यह मुद्दा 2015 के NJAC फैसले में पहले ही सुलझा चुका है, इसलिए फिर से इसी मुद्दे को उठाने वाली रिट याचिका विचारणीय नहीं है। रजिस्ट्री ने कहा कि याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका के माध्यम से NJAC फैसले की समीक्षा की मांग कर रहे थे। बता दें कि संसद द्वारा 2014 में पारित और अधिकांश राज्यों द्वारा अनुमोदित NJAC अधिनियम में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका और प्रतिष्ठित नियुक्तियों के प्रतिनिधियों वाला एक आयोग के गठन का प्रस्ताव था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ के सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया। इस फैसले में कहा गया कि ये अधिनियम न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करता है। तब से न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार को लेकर समय समय पर बहस तेज होती रही। इससे अक्सर राजनीतिक और कानूनी तनाव उभर जाता है।